जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आप सभी दर्शकों का जम्मू टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन। हम लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर से हमेशा ये बात सुनी है, पढ़ी है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। बहुत सारे संत महात्माओं ने भी इसके बारे में कहा है, आश्रमों में इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन क्या है ये समझने के लिए क्या सिद्धांतों को पढ़ना जरूरी है? हमारे सामने खुली किताब है। श्री राम का आदर्श जीवन हमारे सामने है, श्री कृष्ण का आदर्श जीवन हमारे सामने है। फिर सिद्धांतों की आवश्यकता रह कहां जाती है? लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत तो महाकाव्य है, वो तो भगवान थे, उनके जीवन को हम कैसे अंगीकार कर सकते हैं? तो 500 वर्ष की कहानी आपको कहता हूं। राणा प्रताप तो हुए थे एक ऐसा नाम जो शरीर में रोमांच भर देता है, बिजलियां भर देता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, और शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। ऐसे नाम जो अपने आप में जीवन की खुली किताब है, जहां सिद्धांत नहीं, व्यवहार नहीं, पूरा कर्म है, उसको पढ़ लीजिए। वहां पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा कि जीवन क्या है, जीवन ये है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज महाराणा प्रताप जयंती है, जिनके नाम लेने से ही दिन शुभ हो जाता है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, फिर से आप सभी से कहूंगा कि अगर आपके लिए संभावना बनती है, यथेच्छा, यथाशक्ति, यथासंभव अपना सहयोग, समर्थन किसी भी तौर पे, जिस भी तौर पे आप देना चाहें, जरूर दे करके हमें सम्मानित कीजिएगा। आइए, मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई बहुत वरिष्ठ हमारी सम्माननीय दीदी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस धरती से, मेरे पूर्वज हैं, जिस धरती में महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बप्पा रावल, इन सब ने अपने जन्म से धरा को, भरत भूमि को धन्य धन्य किया। वहां की एक बहुत सुंदर गीत है, गौरव होता है ये गीत जिस धरती का है, उस धरती से मैं भी हूँ। माई एड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो औज के जान सिराने सांप। ए माई, ऐसा पूत जड़ना जैसे हमारे महाराणा प्रताप हैं, जिनके भय से अकबर को सोते समय नींद ऐसे आती है मानो सिरहाने फन वाला सांप डोल रहा है। अकबर सो नहीं पाता है। अकबर का खास दरबारी खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना कहता है, दो एक चीजें सुनाए, पूरा तो मैं नहीं गा पाऊंगी। एक मिनट। धर्म रहसी, धर्म रहेगा, रहसी धरा। इस धरती पर धर्म रहेगा तो धरा भी रहेगी। खिस जासी खुरसान। अकबर का दरबारी, वो भी खास दरबारी, वो जो रहीम खान खाना है, इसका सिपह सलार भी है। वो क्या कह रहा है? किसको कह रहा है? महाराणा प्रताप जी को लिख कर भेज रहा है, इन राइटिंग। धर्म रहसी, रहसी धरा, खिस जासी खुरसान। खुरसान ये खुरासान का है, तो खुरासान वाला ये खिस जावोसी। अमर विशंबर ऊपरे राखो नहचोराण। हे महाराणा प्रताप, आप याद रखिए कि ऊपर तो भगवान एक लिंग, भगवान विश्वंभर बैठे हुए हैं, आप उन पर सदा भरोसा रखेंगे। बहुत लंबी कविता है, लेकिन मैं 2 लाइन पढ़ के सुना रही हूँ। एक और स्वयं महाराणा प्रताप के मुख का दोहा बताया जाता है। तुरक कहासी मुख पतो। इस मुख से तो वो
तुरक ही कहा जाएगा। इड तन सु इकलिंग, भगवान एक लिंग साक्षी है कि इस तन से और इस मुख से तो उस, पाजी नहीं कहा उन्होंने, उस निकृष्ट को तो तुरक ही संबोधन मिलेगा। उगे जाही उगसी प्राची बीत बीच पतंग, सूर्य तो सदा वहीं पर उदय होता है, या ऐसे कहें सूर्य जहां उदय होता है उसी दिशा को पूरब कहते हैं। यानी भारत के चक्रवर्ती सम्राट, भारत के राजसूय यज्ञ संपन्न करने वाले सम्राटों की परंपरा में तो रघुकुल नंदन महाराणा प्रताप ही रहेंगे। महाराणा कुंभा, महाराणा रावल बप्पा, ये सब रघुकुल तिलक महाराज राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। ये सब के सब सूर्यवंशी हैं। तो इसीलिए महाराणा प्रताप कह रहे हैं सूर्य तो सदा पूरब में ही उदित होगा, और भारत के चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा में तो कौन रहेंगे? महाराणा प्रताप ही रहेंगे, और उनके मुख से इस व्यक्ति को तो तुरक ही कहा जाएगा। अब इस पे आज उनकी पुण्य जयंती है, उनका जन्मदिन है, और हम भारतीयों को महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सी बातें पता है। मैं उन बातों की बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगी। मैं उसकी चर्चा करूंगी जो सामान्यतः 1947 के बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया और एकेडमिया के द्वारा धोने और पोंछने की कोशिश की गई। हाथी को, महाराणा प्रताप को अगर गजराज ऐरावत कहें, तो उस गजराज को एक रुमाल से ढकने की कोशिश की। किसने? मूर्ख, स्टूपिड। 1947 के बाद जो सक्रिय थे वो थे मार्क्सिस्ट और थोड़े से चर्च वाले। चर्च वालों ने जो कलाकारी की थी 1947 के पहले की थी, 1890 के बाद 51 साल और 70 साल में इन मूर्ख मार्क्सिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने और नेहरू के खास चमचों ने कोशिश की थी भारत की जितनी प्रतापी गजराज विभूतियां हैं उनको एक नन्हे से रुमाल से ढकने के लिए, हौदा से ढक पाए, उनको उनके बड़े कंबल से ढक पाए, ऐसा स्कॉलरशिप का सामर्थ्य इन एजेंडा बेस्ड हिस्टोरियन में था नहीं, क्योंकि उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मैं बहुत तेजी से कुछ मुख्य मुख्य बातों पर आप लोगों का ध्यान खींच सकती हूँ, अन्यथा इनकी कथा तो कोई चारण, कोई भाट, जिन पर भगवती सरस्वती की कृपा है वही सुना सकते हैं, मेरे जैसे साधारण जन नहीं। पहली बात कि जो मैंने बताया, रघुकुल में भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज हैं, पहली बात। दूसरी बात, विक्रम संवत 625 और ईसा संवत 568, यानी 6वीं शताब्दी से लेकर महाराणा प्रताप कब है? 16वीं शताब्दी में 1000 साल तक लगातार इस वंश के प्रतापी सम्राटों का, जिनको महाराणा की उपाधि है, पहले रावल की उपाधि है, इनकी अनवरत अविच्छिन्न परंपरा है। तो विक्रम संवत 625 और ईसा जो जन्मा ही नहीं, इसका संवत 568 में गुहिल नाम का प्रसिद्ध राजा हुए। इन्हीं गुहिल के नाम से मेवाड़ का राजवंश सूर्यवंश के साथ साथ गुहिल या गुहिलोत राजवंश भी कहा जाने लग गया। गुहिल से गुहिलोत, जैसे महाराज पांडु से पांडव, कुरु से कौरव। उस समय रावल सिसोदा गांव में रहने के कारण इनको सिसोदिया भी कहा गया। और जब
विक्रम संवत 1383 यानी 14वीं शताब्दी और ईसा संवत 1326 में हमीर सिंह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर आरूढ़ हुए। तब से इन्हें रावल के स्थान पर महाराणा की उपाधि मिली और सिसोदिया नाम से तो प्रचलित थे ही। महाराणा हमीर सिंह के बाद यानी 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी 200 साल, 6वीं से 14वीं 800 साल और फिर 14वीं से 16वीं 1500 कुछ में हल्दी घाटी का युद्ध है, 1576 में है शायद। तो ये 200 साल लगातार कौन कौन हुए हैं? महाराणा खेता, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह प्रथम, महाराणा रायमल, महाराणा संग्राम सिंह जो महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है, महाराणा रत्न सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा बनवीर और उदय सिंह द्वितीय और उसके बाद महाराणा प्रताप। इस वंश परंपरा के महाराणाओं का पुण्य स्मरण करने का उद्देश्य क्या है? 1000 साल के राजवंश की अविच्छिन्न परंपरा। और इसमें मुसलमानों में केवल ये 4 हुए हैं तुर्क। कौन कौन? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, केवल ये 4 हुए हैं और 150 पौने 200 साल में ये सलट गए। और ये चारों चौथे का तो नहीं पता, 3 राजपूत अंश से जन्मे हैं। अकबर के पिता अमरकोट के राजा हैं, कोई राजा हैं कि राजपूत हैं कि कौन है, लेकिन राजपूत का बेटा है। ये जो सलीम है ये कछवाहों के परिवार की या कछवाहों के दरबार की किसी लड़की का बेटा है, राजपूतानी का बेटा है। शाहजहां तो सीधे सीधे मान सिंह की बहन का या बेटी का बेटा है। औरंगजेब का भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये 150 साल कुल। और अंग्रेजों का तो 1857 भी नहीं, 1860 या 72 में वो विक्टोरिया का डिक्लेरेशन है और उससे लेकर 1947 भी नहीं, 1943 जब सुभाष बाबू ने डिक्लेयर कर दिया था और दुनिया के देशों ने उसको मान्यता भी दे दी थी, तो उनका तो 90 साल भी नहीं है। इसकी तुलना में केवल एक राजवंश का हम स्मरण कर रहे हैं, गुहिलोत राजवंश, सिसोदिया राजवंश या रघुनंदन रघुकुल तिलक भगवान राम के पुत्र कुश की वंश परंपरा। 1000 साल की अविच्छिन्न और मोटे मोटे इतिहास ग्रंथ लिखकर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, बाद में कुंभलगढ़ भी हुआ, उदयपुर भी हुआ और जगह राजधानियां बदलती रही हैं, यहाँ पर आर्काइव में रखे हुए हैं जिनके संदर्भ में अभी आपको दूंगी। तो ये जो बात हमारे चित्त से बाहर है इसका स्मरण करना आवश्यक है। दूसरा, हिस्टोरिसिटी। महाराणा प्रताप और इन सभी महाराणाओं की जन्म कुंडली इन राज्य अभिलेखागारों में सुरक्षित है। इतने विस्तार से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है। इसके बाद अब एक चीज कहेंगे। अपने यहां अपने महाराणाओं के, सम्राटों के बल, पराक्रम, प्रताप की विशेष प्रशंसा करने के लिए एक नया ट्रेंड चला है कि शत्रु को महाप्रतापी बताना और अपने सम्राट को त्याग मूर्ति, कष्ट सहने वाला मूर्ति यानी साधन संपन्न न होना, ये विशेष ट्रेंड है। तो क्या बताते हैं कि गजना के महमूद के बाद से ही भारत में मुसलमानी राज्य हो गया, हिंदू सूर्य अस्त हो गया और वो हिंदू सूर्य दोबारा उदित हुआ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के बने। मतलब स्टुपिडिटी की लिमिट है। अब इसमें 2 तथ्य मैं बता रही हूँ। महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह और महाराणा प्रताप के पिता
उनके पुत्र और इनके पिता, इनके नाम से उन्होंने स्वयं उदयपुर बसाया। जो लोग उदयपुर नहीं गए हैं, मैं भी नहीं गई हूं, केवल गूगल में सर्च कर लो उदयपुर में, वहां उदय सागर तक बनाया। और ये नालायक क्या बताना चाहते हैं हमको कि महाराणा सांगा तो जी बाबर से हार गए, उसके बाद बाबर हिंदुस्तान का बादशाह हो गया। वो तो 4 साल भटक के मर गया। स्वयं को बाबरनामा में हिंदुस्तान का बादशाह कहने की स्टुपिडिटी बाबर में नहीं है। ये किनमें है? 1947 के बाद के मार्क्सिस्ट लोगों में, जो गजराजों को रुमाल से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। तो उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह ने करवाया, महाराणा उदय जी ने करवाया। क्या अकबर ने एक भी नगर बसाया? बाबर ने नगर बसाया, हुमायूं ने बसाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया, तुगलक ने बसाया, या जहांगीर ने बसाया, या शाहजहां ने? औरंगजेब तो निश्चित रूप से भारत के एक बड़े भूभाग का राजा था, उसका दबदबा चला। ये बात दूसरा है कि लगातार युद्धों में उलझा और लगातार बड़े बड़े राज्य, लेकिन औरंगजेब के पास भी एक विशाल राज्य है। औरंगजेब को जब दिल्ली से भगाया गया और जाकर दक्षिण में 27 साल तक रहा है, तो 27 साल अपने रहने के लिए तो एक छोटा नगर बसा सकता था। लेकिन किस समय? जब अकबर दिल्ली में बैठा है, जिसको भारत का एक छत्र सम्राट बनाने की स्टूपिड एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, उस समय महाराणा उदय उदयपुर बसा रहे हैं। इतना विराट, इतना सुंदर, स्थापत्य की दृष्टि से इतना श्रेष्ठ नगर बसा रहे हैं। तो उस नगर को बसाने के लिए, उतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करने के लिए जो वित्तीय साधन चाहिए, वो वित्तीय साधन राज्य से ही तो मिलेंगे। यानी वो राज्य कैसा विशाल है, जो कुंभलगढ़ के रहने के बावजूद उदयपुर जैसा, मतलब वो जैसे जौहरी लोग गहना बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वैसे पत्थर पर पच्चियों की तरह स्वर्ण। तो यानी का ताप के उदयपुर में। दूसरी बात जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि महाराणा प्रताप का सामर्थ्य बहुत कम था, अकबर के पास तो विशाल सेना थी। उनको 3-4 तथ्य याद करने की जरूरत है। ये अपना हल्दी घाटी होता है विक्रम संवत 1633। अब हम जल्दी जल्दी केवल ईसा संवत बोल रहे हैं, 1576 में। और 1572 से 1576 तक अकबर लगातार, जलालुद्दीन, अकबर काहे का, जलालुद्दीन लगातार कोशिश कर रहा है महाराणा प्रताप से सुलह और संधि वार्ता करने के लिए, सुलह और संधि के लिए। इसके लिए सबसे पहले वो 1572 में एक एफर्ट करता है, फिर 1573 में आमेर के मानसिंह, कुंवर मानसिंह को भेजता है, जिसके बारे में वो प्रसिद्ध कहानी है कि भोजन कराया और अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया, क्योंकि ये भी कुंवर हैं, वो भी कुंवर हैं, और महाराणा प्रताप नहीं गए। तो ये मानसिंह को बड़ा तकलीफ हुआ। मानसिंह की उम्र उस समय छोटी ही है। तो फिर सब हुआ। तो ये जो मानसिंह को भोजन कराया, वो कहाँ कराया है? उदयपुर में उदय सागर, उदय सागर जैसा विराट जो सर है, उस सर यानी तालाब है, सरोवर है, उसके किनारे के तट पर। और उदय सागर में ही महान एक विशाल पैलेस है, राजमहल है। तो दूसरा एफर्ट अकबर करता है 1573 में मानसिंह के द्वारा। तीसरा एफर्ट करता है कि भाई इन छोकरों से नहीं काम चलेगा,
तो वयोवृद्ध राजा भगवंत दास कछवाहे हैं, आमेर के जो राजा हैं, उनको भेजते हैं 1573 में। और उसके बाद जो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ हैं इनके और हिंदुओं में जो मान्य हैं, उनको भेजते हैं राजा टोडरमल को। सब फेल हो जाता है। ये बताने का प्रयास क्या है कि अगर महाराणा प्रताप की सैन्य सामर्थ्य और राज्य सामर्थ्य सीमित और छोटी है और अकबर की सामर्थ्य बड़ी है, तो वो संधि का प्रयास क्यों करेगा, वो युद्ध का प्रयास करेगा। इन चारों में फेल होने के बाद, यानी राजा टोडरमल, और ध्यान दीजिए, कह रहे हैं साहब ये पराधीन है, तो पराधीन है तो राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, कुंवर की उपाधि, इन सब उपाधियों के साथ और अपने सारे राजकीय छत्र चवर के साथ, चाहे भगवंत सिंह हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे राजा टोडरमल हो या बीरबल हो, ये अपने पूरी राजकीय सत्ता के साथ आजीवन रहे हैं, चाहे अकबर के साथ और चाहे औरंगजेब के साथ, महाराजा जसवंत सिंह महाराज और कुंवर राम सिंह वगैरह सबके सब, यानी अपनी सॉवरेनिटी के साथ। तो भारत में जो चक्रवर्तित्व की और राजसूय की जो पुरानी परंपरा थी कि सबका राज्य सत्ता और सॉवरेनिटी मेंटेन्ड है और एक को बड़ा मानकर ट्रिब्यूट या टैक्स देते हैं, तो इसी परंपरा के अनुसार यदि इस तुरक को भी, और ध्यान दीजिए पूरे राजस्थान के लेखन में और पूरे स्वयं अकबर के दरबारियों के लेखन में मुगल शब्द नहीं है। शब्द क्या है? तुरक है, चगताई है, खुरासानी है। तो ये मुगल मुगल करने का चक्कर इनको चंगेज खान जो महान सनातनी सम्राट हैं, इनका वंशज बताने का प्रयास किया है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने। कौन से अंग्रेज? चर्च के चेले और स्टूपिड अनएडुकेटेड अंग्रेजों ने। तो राजा टोडरमल के संधि वार्ता के फेल करने पर भी 2.5 साल अकबर रुका रहा है। क्यों रुके रहे हो भाई 2.5 साल अकबर? अकबर की हिम्मत नहीं हो रही है महाराणा प्रताप से युद्ध करने की। तो ये दो चीजों को बता रहा है, सामर्थ्य कांटे का है, बराबरी का है। अकबर भयभीत है। कैसा भयभीत है? जैसे कि सिरहाने फन काढ़े सांप बैठा है। तब हल्दी घाटी होती है और हल्दी घाटी में ध्यान दीजिए 2 अप्रैल 1576 को कुल 6 घंटे की लड़ाई में अकबर और अकबर की सेना पस्त होके हालत पंक्चर हो गया। और वो किस तरह पस्त हुए हैं इसका वर्णन अबुल फजल और बदायूं के शब्दों में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अकबर लड़ने के लिए 5000 सैनिक भेज रहा है और इसमें कौन कौन है? अकबर का की तरफ से आशिफ खां है, अहमद खां है, मेहतर खां है, अल बदायूं है, मान सिंह का काका जगन्नाथ कछवाहा है, चचेरा भाई खंगार है, माधो सिंह है, राव लूणकरण है और मान सिंह स्वयं है। और तो अकबर की सेना है 5000 और महाराणा की प्रताप की सेना में 3000 घुड़सवार हैं, 2000 पैदल सैनिक हैं, 100 हाथी हैं, 400 धनुर्धारी भील हैं तथा सामान ढोने और रणवाद्य बजाने वाले अलग से। तो सेना किसकी बड़ी है? सेना बड़ी है महाराणा प्रताप की। लेकिन रोग क्या हो गया है? बताओ कि महाराणा प्रताप इतने विशेष हैं, इतने आदर के पात्र हैं, उनकी वीरता ऐसी अद्भुत है, उनके कष्ट सहन की क्षमता इतनी अधिक है, साहस इतना अधिक है, बिना सैनिक हुए, बिना राजकीय साधन हुए अकबर की लाखों की एम्पायर की सेना से वो भिड़ गए। अब ये सब स्टुपिडिटी है, ये सब सीरियस स्कॉलरशिप नहीं है, ये सब कविता भी नहीं है, ये सब कहानी भी नहीं है। कविता और कहानी क्या होता है ये देखना है तो महाभारत देखिए, ये देखना है तो रामायण देखिए,
ये देखना है तो रघुवंशम देखिए। हमारे यहाँ कवि यथार्थ दर्शन करते हैं, यथार्थ का सुंदर वर्णन करते हैं, रसपूर्ण वर्णन करते हैं। स्टुपिड, अतिशयोक्ति जो है ही नहीं उसको कह देना, भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ऐसी स्टुपिडिटी भारतीय कवि नहीं करते हैं। तो अकबर की सेना से बड़ी है प्रताप की सेना, ये तथ्य अगर लिख देंगे तो महाराणा प्रताप का बल कम दिखाई देगा, ये मूर्खता नहीं होनी चाहिए। अब एक और बात आएगी आगे, वो ये है कि महाराणा प्रताप कई उसमें सैन्य स्थिति है, स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण फ्रंटल युद्ध सही नहीं है। तो महाराणा प्रताप सर्प व्यूह की रचना करते हैं। एक फिल्म आई है रुद्रम्मा, उस रुद्रम्मा यानी अभी हाल की बनी हुई दक्षिण भारत की फिल्म है, 2070 वगैरह के बाद, नहीं 1970, मेरी समझ से ये 21वीं शताब्दी में बनी हुई फिल्म है, 2010 वर्ष के आसपास की फिल्म है। इसमें कई व्यूह रचनाएं दिखाई हैं। तो मेरे पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया, अरे भाई रघुवंश के हैं ना, तो हल्दी घाटी में ये सर्प व्यूह की रचना करते हैं, फिर गोगुंदू की लड़ाई में मकड़ व्यूह की रचना करते हैं, और दिवेर की लड़ाई में कुंत चक्र व्यूह की रचना करते हैं। यानी ये तथ्य क्या बता रहा है, कम से कम 16वीं शताब्दी तक व्यूह रचना अखंडित निरंतर है। और ये केवल तब तक नहीं है, ये 19वीं, हाँ 1857 वाला जो युद्ध हुआ, 19वीं शताब्दी तक व्यूह रचनाओं की गाथा। फिर कभी महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का, तात्या टोपे के युद्ध का वर्णन होगा तो मैं बताऊंगी, जो अंग्रेजों ने लिख रखा है। और ये वर्णन कहाँ है, ये वर्णन है मेवाड़ के स्टेट आर्काइव का। मैं आपको डिटेल्स दे रही हूं। एक चीज और, हरदम इतिहास तो प्राइमरी सोर्सेस पर लिखा जाएगा ना, और प्राइमरी भी कंटेम्पररी सोर्सेस पर लिखा जाएगा। तो जितने तथ्य मैं आपको दे रही हूं, ये प्राइमरी कंटेम्पररी सोर्सेस दे रही हूं, कहां का, जो आज भी यथावत उपस्थित है, कहां, मेवाड़ में। तो अब ये सैनिक का हो गया। अब ये साहब बताने की कोशिश करते हैं 1947 के बाद भारतीयों को कि साहब महाराणा प्रताप का सामर्थ्य तो इतना सा था, अकबर इतना बड़ा था, हाथ फैला दे, इतना बड़ा था अकबर, और वो तो भारत का बादशाह था, और दिल्ली पति था, रहता तो आगरा में था। तो आगरा पति इसको कोई नहीं कहेगा, जबकि अकबर, अकबर, ये सलीम, ये शाह, खुर्रम, खुर्रम अपने लोग को ही कहना चाहिए, जलालुद्दीन, सलीम, खुर्रम, और ये औरंगजेब का जो भी नाम था, ये चारों की राजधानी तो आगरा है ना भाई। तो आगरा पति क्यों नहीं कहते हो, लाज आती है। दिल्ली पति झूठ कहने में गौरव होता है। तो स्वयं बदायूनी जो हल्दी घाटी के लड़ाई में लड़ने गया अकबर की तरफ से, और जो अकबर का इतिहासकार है, वो कहता है अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में, कहता है इस वक्त हमारी सेना की पूरी तरह से हार हुई। और ये अकबर का ऑफिशियल हिस्टोरियन और ऑफिशियल हिस्ट्री है। इस वक्त हमारी सेना की पूरी तरह से हार हुई। हमारी सेना के राजपूत, जिसका मुखिया राजा लूढ़करण कर रहा था, भाग निकला। ऐसे समय में मैंने मतलब बदायूनी ने आसफ खां से पूछा कि हमारे और शत्रु सेना की राजपूतों की पहचान कैसे करें। अब इनके सेनापति आसफ खां का जवाब सुनिए। आसफ खान ने कहा कि तुम तो तीर चलाए जाओ, जो मरेगा राजपूत मरेगा, चाहे इधर का मरे चाहे उधर का मरे, इससे हमें क्या लाभ, तो इस्लाम को होगा, मरेगा तो हिंदू। ये हैं अकबर के सेनापति, नहीं कहो तो खास
लड़ाके आसिफ खां, और ये है ऑफिशियल हिस्ट्री बदायूनी का। फिर कह रहा है, अब बदायूनी को सुनिए। भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली नहीं गया और काफिरों को मारने का मुझे सौभाग्य मिला। यानी अपने तरफ की सेना को भी मार के गदगद प्रसन्न है, और ऑफिशियल हिस्ट्री में लिख रहा है, और अकबर भी गदगद प्रसन्न रहा होगा, या पढ़ा नहीं होगा, पढ़ने वाला तो था नहीं, अनपढ़ था, तो उन लोगों ने ये वाला हिस्सा उसको पढ़ के नहीं सुनाया होगा कि अपनी ही सेना को मार डालो। फिर लिख रहा है आगे, काफी कुछ छोड़ रहे हैं इस जब राणा प्रताप ने कीका, उनको कहा जाता, ने घाटी से निकलकर गाजी खां की सेना पर हमला किया और उसकी सेना का संहार करता हुआ उसके मध्य तक जा पहुंचा, जिससे सीकरी के शाहजादे शाहजादे सीकरी का, ये अकबर का बेटा है, शेख मंसूर और गाजी खां आदि भी भाग निकले। हमारी फौज जो पहले हमले में ही भाग निकली थी, वह नदी के उस पार 5-6 कोस तक भागती रही 12 मील तक भागती रही, पैदल भी भागती रही, घोड़े पर भी भागती रही। आसफ खां को भी भागना पड़ा, मैं तो खैर भागा ही भागा, मैं नहीं, वो बदायूनी। तब इस तबाही के समय मेहतर खां ने चंदावल से निकलकर ढोल बजवाए और कहा कि बादशाह नई फौज लेकर आ गया है। इससे भागती हुई सेना रुक गई। अगर इस अवसर पर सैयद लोग नहीं टिके रहते तो हमारी अपमानजनक हार होती। हार तो हुई, अब आगे देखिएगा, लेकिन हार थोड़ी ठीक ठाक हुई। फिर कह रहा है आगे, अब अबुल फजल क्या कहता है। अबुल फजल कौन है? जो अकबरनामा लिखा है, जिसने वो लिखा है आईने अकबरी। वो कहता है, दोनों पक्षों के वीरों ने लड़ाई में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी। इशारे में कह रहा है। दोनों बात का दो अर्थ निकल रहा है। एक अर्थ ये है कि साहब हम लोगों की इज्जत महंगी हो गई, और दूसरा है कि राजपूत इस महाराणा प्रताप इस तलवार की खनक से लड़े कि इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। अब आगे लिखता है, जयमल राठौर का पुत्र रामदास मेड़तिया जगन्नाथ के हाथों मारा गया। राम सिंह तंवर और उनके तीनों पुत्र भी वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए। मान सिंह का राणा से सामना हो गया। डिटेल है हल्दी घाटी का, कौन आया, कौन मरा, किससे मरा, कैसे मरा, कितने आए, पिता आए, पुत्र आए, भाई आए, चाचा आए, भतीजा आए, इसको कहते हैं हिस्ट्री लेखन। फिर कहता है अबुल फजल कि महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को पिछले पैरों पर खड़ा कर हाथी पर सवार मान सिंह पर भाले से वार किया। ये है शौर्य, ये है पराक्रम। मान सिंह हाथी पर झुककर बच गया, मार काट से नहीं बचा, किंतु चेतक का पिछला पैर हाथी के सूंड में लगे हुए बरछी भाला जो लगाया जाता है उससे घायल हो गया, और मान सिंह का जो महावत था वो हाथी को घुमाकर निकाल ले गया। यह वर्णन किसका है? अबुल फजल का वर्णन है। अब ये सब हारे भारे इसके डिटेल में भी हम आएंगे। युद्ध केवल दोपहर में कोई 5-6 घंटे चला। इसके बाद फिर अल-बदायूनी लिखता है, ये अभी की शाही सेना की ऐसी दुर्दशा हो गई कि उसने प्रताप के सेना के पहाड़ों कि हमने प्रताप की सेना के पहाड़ों में चले जाने पर भी उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि शाही सेना में भय था कि प्रताप पहाड़ों से निकलकर उस पर हमला नहीं कर दे। अल-बदायूनी कह रहा, उस दिन गर्मी बहुत थी। गर्मी इतनी तेज थी कि खोपड़ी के भीतर मगज भी उबल रहा था। लू आग के समान चल रही थी और शाही सेना में चलने फिरने की शक्ति नहीं रह गई थी। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल उठता है कि हल्दी घाटी के युद्ध का
सेनापति दूसरी तरफ से मान सिंह था। तो मान सिंह को तो राजस्थान की गर्मी का पता था, अकबर को भी यहाँ की गर्मी का पता था। फिर इस गर्मी में मान सिंह लड़ने के लिए क्यों ले गया? अब इसका एक जवाब है जो राजस्थान में बड़ा प्रचलित है, वो मैं बताऊंगी। इस कितना सही है कितना गलत है नहीं पता। तो भाई आप जून में क्यों लड़ने जा रहे हैं जिस समय इतनी विकट गर्मी पड़ती है? अब फिर डिटेल देखिए। युद्ध में अकबर की तरफ के 150 सैनिक मारे गए, 350 घायल हुए, और महाराणा प्रताप के कोई 350 सैनिक मारे गए और 700 के लगभग घायल हुए। और अभी मेरे एक हाथ में किताब है, महाराणा प्रताप, महेश्वर प्रताप सिंह की। इसमें बता रहे हैं कि अकबर की मान सिंह ने कहा 2 लाख की सेना मुझे चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। फिर अकबर की तरफ से 2 लाख की सेना गई, और जब सेना चलने लगी तो धरती में भूकंप आने लग गया, आंधी ऐसा उठ गया कि दिन दिन नहीं रह गया, रात रात नहीं रह, रात हो गई, और लोग उसके आवाजों से, प्रकंपन से कांपने लग गए। अरे भाई, हम भारतीयों को अपने महानायकों का चरित्र थोड़ी गंभीरता से तो लिखना ही चाहिए। अब ब्रह्मा जी सब प्रकार के प्राणियों का निर्माण तो करते रहेंगे, लेकिन देशभक्त साहित्यकारों को चाहिए कि व्यवस्थित तथ्यों के आधार पर, जो हमारे स्टेट आर्काइव में उपलब्ध हैं, जो हमारे शत्रुओं के साहित्य में भी बहुत मसाला मिल जाता है, इनसे लेकर हमारे सभी प्रमुख पर तो कहाँ लिख पाएंगे, लाखों हमारे प्रमुख हैं, 100, 200, 500 लोगों के बारे में सही, सुंदर, सटीक जीवनियां, यथार्थ परक जीवनियां लिखी जाएं अपने वर्तमान और आगामी पीढ़ी के लिए। ये अत्यंत आवश्यक कार्य है, जो महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं स्वयं संकल्प ले रही हूं कि 2, 4, 5 जीवनी लिखने का तो मैं भी काम करूंगी। अब इसके बाद सब भाग भूग गए, और भाग भूग के ये जाके ये एक गोगुंदा के किले में घुस गए। कौन भागे? मान सिंह, अकबर, आसिफ खां, बदायूनी वाली सेना भागी जो बची, और जाके गोगुंदा की किले में, जो कि महाराणा प्रताप स्ट्रेटेजी के तहत खाली कर गए थे। युद्ध में वीरता के साथ रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये रणनीति कृष्ण नीति के नाम पर छल और झूठ नहीं। कौन सा व्यू बनना है, कहाँ खाली करना है, कहाँ शत्रु को अटकाना है, कहाँ पर उसको अटका के बिना लड़े मरने के लिए छोड़ देना है, जो मोदी जी कर रहे हैं। इसकी कोई चर्चा हमारे नायकों के चरित्र वर्णन में नहीं है। तो गोगुंदा का किला महाराणा प्रताप खाली किए, ये भाग के उसमें घुल गए, चारों तरफ से नाकेबंदी कर दिया गया, वहां खाने को नहीं मिला, और वर्णन है घोड़ों को काट काट के खाया, और आम के कुछ पेड़ थे जो काटे नहीं जा सके थे, आम खाए। आधे से ज्यादा अकबर के या मान सिंह के सैनिक माने हैजे से, दस्त, हैजा, कॉलेरा और दुनिया भर की बीमारियों से सड़ के मर गए। अब मान सिंह ने अकबर के पास संदेशा भेजा। किसके द्वारा संदेशा भेजा? ये बहुत खास कहानी है। बदायूनी के द्वारा। क्या संदेशा भेजा? कि जी लड़ाई तो हम जीत गए हैं, लड़ाई जीत गए हैं, ये संदेशा भेजा। तो संदेशे का प्रमाण क्या भेजा? राम प्रसाद हाथी। ध्यान दीजिए, महाराणा प्रताप के दैवी अश्व का नाम है चेतक या चेटक। राजस्थानी भाषा में चेटक लिखा है जगह जगह, बाद में अंग्रेजी से हिंदी हो के चेतक हो गया। अब दोनों में सही उच्चारण क्या मुझे नहीं पता। और हाथी का नाम क्या है? वो भी दैवी हाथी है, राम प्रसाद। तो राम प्रसाद हाथी को लेकर अलबदायनी जा रहा है अकबर के यहाँ, और रास्ते भर कह रहा है, सबसे खास बात है, रास्ते भर कह रहा है महाराणा प्रताप हार गए, देखो उनका हाथी लेके जा रहे हैं। और स्वयं बदायूनी और अबुल फजल का वर्णन है, कोई इन पर विश्वास नहीं कर रहा है।
महाराणा प्रताप हार गए, ये कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है राम प्रसाद हाथी को देखने के बाद भी। अब राम प्रसाद हाथी कैसे उनके कब्जे में आया वो कथा मैं नहीं बता रही, लेकिन अकबर ये सेकुलरिस्टों की तरह और मार्क्सिस्टों की तरह लल्लू आदमी तो नहीं है तो राजपूती खून। वो उसने आसिफ खान का और राजा मान सिंह का ड्योढ़ी आना बंद कर दिया। ड्योढ़ी से मतलब है उसके अपने दरबार में आना बंद कर दिया। अरे तुम जीत के आए होते तो तुमको पगड़ी मिलता, तुमको पुरस्कार मिलता, तुमको कहीं का जागीर मिलता कि तुम्हारा ड्योढ़ी आना बंद होता। ड्योढ़ी आना बंद होना अकेले प्रमाण, और बहुत सारे प्रमाण मैं दे रही हूं इस बात का, कि अकबर को ने नोट किया कि ये लोग हार के आए हैं और बतौर पनिशमेंट उनका राज दरबार में आना बंद किया। और इसके द्वारा क्या हुआ? पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। ध्यान दीजिए, प्राइवेट अफेयर नहीं है। राजा मानसिंह आसिफ खान सेनापति है, सेनापति को बतौर पनिशमेंट राज दरबार आने को मना हो रहा है। अकबर का पब्लिक डिक्लेरेशन, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। इस पर तुम कैसे लीपापोती कर दोगे रे मूर्खों। अब आगे, अब इसके बाद कुछ चीजें हैं कि 6 घंटे में लड़ाई जो सल्टा दिया महाराणा प्रताप ने। हमारे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, फास्ट स्विफ्ट खट काम, और शत्रु के छाती में टेरर। 6 घंटे में जो भी युद्ध की टेक्निक थी, गुरिल्ला टेक्निक, जो भी टेक्निक, गुरिल्ला टेक्निक तो आधुनिक नाम है, उस समय के मूल नाम है सर्प व्यूह और क्या, उसके द्वारा। अब इनके हारने का एक प्रमाण ड्योढ़ी बंद हुआ। दूसरा हारने का प्रमाण स्वयं अबुल फजल, और वो लिख रहा है बदायूनी कि 6 कोस तक भागती चली गई। उसके बाद जाकर वो छिप गए। छिपने के बाद उन्होंने पलट के युद्ध नहीं किया। राम प्रसाद हाथी के वर्णन को किसी ने स्वीकार नहीं किया। और अकबर की सेना न तो मेवाड़ में लूटपाट कर पाई है और न ही कब्जा कर पाई है। थोड़े देर के लिए भी विजय होता है, बैटल में हारने के बाद या रणनीति बदलने के बाद हटते हैं तो एग्रेसर जो सेना है वो लूटपाट करती है। लेकिन मेवाड़ में कोई लूटपाट नहीं हुई है हल्दी घाटी के बाद। ये भी इस बात का प्रमाण है कि अकबर हारा। अब अकबर की सेना इतनी अधिक भयभीत हो गई है कि उसके बाद अकबर, आगे डिटेल देंगे, कई बार प्रयास करता है संधि का। समय कम है, जल्दी जल्दी हम चल रहे। इसके बाद अब जो राजपूत यानी महाराणा प्रताप की तरफ के जो शिलालेख हैं, इसको कौन सा कहते हैं, रिटन एविडेंस है, लिटरेरी एविडेंसेस का एक खास नाम है, अभी याद आ जाएगा तो मैं बता रही हूँ। अभिलेखी साक्ष्य नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध 16 विक्रम संवत 1633 आषाढ़ कृष्णा सप्तमी को समाप्त हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में एक शिलालेख गांव सुरपण खेड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर में लगवाया है। इस शिलालेख की पंक्ति 6 महाराणा प्रताप की विजय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा विजय के आनंद में महाराणा प्रताप ने रणछोड़ मंदिर के पुजारी को 4 हल जमीन ज्येष्ठ शुक्लाय 11 को दान स्वरूप प्रदान की। ये है भारतीयों के इतिहास को विस्तार से रिकॉर्ड करने की परंपरा। इसके बाद दूसरा शिलालेख उदयपुर के राजमहलों के पास जगन्नाथ राय मंदिर, उदयपुर में राजमहलों के पास जो है
उसके सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर विक्रम संवत 1709 वैशाख पूर्णिमा गुरुवार की संस्कृत भाषा में श्याम पाषाण काले पत्थर पर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के श्लोक 41 में हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय का वर्णन दिया है। और ये सारा जो मैं पढ़ के सुना रही हूं, ये इसके लेखक हैं डॉक्टर देव कोठारी। फिर अगला लिटरेरी एविडेंस, ये दो तो शिलालेख हैं। तीसरा, विक्रम संवत 1675 में दयाल दास द्वारा रचित राणा रासो नामक महाकाव्य के छंद संख्या 228 में भी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय का स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। तो ये है देव कोठारी जी का डिटेल, डॉक्टर देव कोठारी जी का डिटेल हिस्टोरिकल साक्ष्य देना। फिर चौथा, सदाशिवराव रचित राज रत्नाकर संस्कृत महाकाव्य रचना काल विक्रम संवत 1734 के सर्ग 7 श्लोक में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हल्दी घाटी के युद्ध का लोमहर्षक वर्णन करते हुए प्रताप का विजयी होना बताया गया है। बदायूनी भागना हारना लिख रहा है, अबुल फजल इज्जत दांव पर है ये लिख रहा है। और हमारे पास शिलालेख और कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस है। इसी प्रकार रणछोड़ भट्ट प्रणीत संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्य रचना काल विक्रम संवत 1740 से 50 अमर काव्यम के सर्ग 17 श्लोक 29 में भी हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के अभिमान को चूर्ण करने और महाराणा प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है। लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि कहीं भी हर जगह प्रताप प्रताप प्रताप, महाराणा प्रताप लिखा जाना चाहिए था और भाषा में उचित वर्णन नहीं, आदर सूचक वर्णन नहीं है। अब इसके बाद अकबर स्वयं मेवाड़ जाने का निश्चय करता है। और तो मेवाड़ जाने का निश्चय क्यों करता है? ना आसिफ खान के बल का है, ना मान सिंह के बल का है। तब तो अकबर, अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डॉक्टर देव कोठारी दे रहे हैं। ये लिटरेरी हुआ, शिलालेख हुआ, दोनों पक्षों का, फजल का भी, बदायूनी का भी, इधर अमर काव्यम का भी, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अकबर खुद लड़ने के लिए जा रहा है लेकिन कर नहीं पाया कुछ भी, तो निराश होकर 27 नवंबर 1576 को मालवा की ओर चला गया। फिर छोड़ दे रहे हैं, बहुत सा समय है, हम और चीज कहने जा रहे हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मैराथन कहा है। कौन सा युद्ध? जो दिवेर गांव पर, जिसका मैंने अभी वर्णन किया, जहां पर कुंत चक्रव्यूह की रचना करके महाराणा प्रताप ने एक महत्वपूर्ण युद्ध जीता, उसको ये कर्नल टॉड, अब कर्नल टॉड का क्या हैसियत है? कर्नल टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली सा सिपाही है। उस समय का कर्नल का क्या मतलब है? और घूम रहा है राजस्थान में, राजस्थान के राजाओं के पास जा रहा है। कब? 19वीं शताब्दी में। वहां घूम घूम के न उन लोगों को अंग्रेजी आती है, न इसको राजस्थान की 25 भाषाएं हैं, अलग अलग उच्चारण भेद से बोलियां हैं, न इसको ये आता है। उन लोगों से पूछताछ इकट्ठा करके, सिक्का फिक्का लोकोक्ति इकट्ठा करके ये एनल्स ऑफ राजस्थान लिखता है। इसको बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। अरे उसका सोर्स कौन है? सोर्स है राजस्थान के लोग। तो स्वयं राजस्थान के लोगों का लिखा हुआ चीज को क्यों नहीं उठाते हो भाई? जो न राजस्थानी समझा न वो अंग्रेजी समझे, और बाकी पूरा बैकग्राउंड 0 सन्नाटा है, उसको ऑथेंटिक मानने का काम जो लोग करते हैं वो दया के पात्र हैं। अब वो सब भामा शाह की कहानी, वो सब हम छोड़ते जा रहे हैं।
महाराणा प्रताप ने चावंड में नई राजधानी का निर्माण किया। हल्दी घाटी के बाद लगातार राज्य किया है, बहुत सारे काम किए, उस पर हम थोड़ा सा आएंगे। अब इसमें दो चार खास बात, इसमें वही अब्दुल रहीम खान खाना वाला कि जो महाराणा के पुत्र हैं अमर सिंह जी, वो उसके परिवार की स्त्रियों को पकड़ लाए हैं। महाराणा जी उनको वापस करवाते हैं। तब अकबर का दरबारी कहता है, धर्म रहसी रहसी धरा, खिस जासी खुरसाण। क्या तिरस्कार है। खिस जासी, घिस जासी, खप जासी। सब खपने का मतलब होता है जैसे हम लोग वो सारा गोबर और सूखा पत्ता डंठल एक गड्ढे में डाल देते हैं, बाद में उसको ढक देते हैं, तो सब खप जाता है और खप के खाद बन जाता है। तो ये जो खुरसाण है अकबर, यो खपजासी अमर बिसंबर ऊपरे राखो न चोराण। ये प्रताप का है कि भरे दरबार में उनका मुख्य दरबारी का प्रशंसा करता है और सब कहते हैं वाह 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 वाह। आगे एक और सुनिए। अब एक और हम लोग गप सुनते हैं। वो गप है कि साहब उदबिलाओ महाराणा जंगलों जंगलों और पहाड़ों पहाड़ों भटक रहे हैं। इस पर एक कविता भी बड़ी कविता भी है, उनका भी नाम बताऊंगी। संघ वालों का बड़ा प्रिय कथा है और देशभक्त भारतीयों की बड़ी प्रिय कथा है। तो घास की रोटी को पुत्र जो अमर सिंह है वो लेने गए, तो बिलाव उनके हाथ से रोटी छीन के चला गया। अब ये कविता स्वर्गीय कन्हैया, ऐसी चीजों से देशभक्ति नहीं होती है। अमर सिंह का जन्म हुआ है 16 मार्च 1559 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी हुआ है। उस वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष 3 माह 2 दिन की है और उन्होंने इस युद्ध में बहुत जबरदस्त भाग लिया है। ये कथा 4-5 वर्षों बाद की है, जब अमर सिंह 22-23 साल के। तो 22-23 साल के योद्धा के हाथ से बिलाव रोटी छीन के भागेगा, एक। और दूसरा जो मैंने अन्यत्र स्थान पर कहा था, राजा कोई गृहस्थ भिखारी है, और भारत में तो सामान्य गृहस्थ भिखारी की भी एक कथा नहीं है जो घास की रोटी खाया हो। आप संपूर्ण वांग्मय उठाकर देख लीजिए, कई जगह वर्णन है 12 साल तक वर्षा नहीं हुई और 12 साल का अकाल पड़ गया, और इस अकाल में अन्न सत्र खुल गए, लाखों लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए। 12 साल के अकाल में भी किसी भारतीय ने घास की रोटी खाई, ऐसा एक कथा आपको सुनने में नहीं मिलेगा। वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासी ने बहुत कंद और मूल खाए। कंद मूल मतलब धरती से खोद के, जैसे आलू है, मूली है, शकरकंदी है, इसको कंद मूल कहते हैं। तो उनको पता है क्या कौन सा खाना है और कौन सा नहीं खाना है। घास की रोटी नहीं बनती है कि देखे। और राजा जब चलते हैं तो साथ में सेना चलती है, दरबारी चलते हैं, विप्र चलते हैं। यही स्थिति भारत के यशस्वी सम्राट महाराणा प्रताप की है। तो एक गप तो ये। अब बिलाव वाली कथा का भी हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। बिलाव वस्तुतः अकबर को कहा गया, और ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध कहावत है। ये सुन लीजिए, वो ये है कि जब उदयपुर की मोती मगरी पर महाराणा, वही की भाषा है कुछ कुछ, तो अकबर फकीर के बेस में उनका दीदार करने आया।
एक कथा का ये रूपांतरण है। राणा को लोगों ने कहा कि भाई ये तो फकीर नहीं है, ये तो अकबर है, इसका सर कलम कर दो। लेकिन महाराणा ने कहा भाई द्वार पर भीख मांगने आया है। तो महाराणा ने बच्चे के हाथ उस फकीर को रोटी दिलवाई। अब ये सब भी कुछ अतिरंजित ही लग रहा है कि महाराणा के यहाँ रोटी देने तो कोई जाएगा नहीं, और कह दिया गया अकबर है तो बहुत कुछ बड़ा सा सामान दिया जाएगा। खैर एनीवे जो भी है, जो कहानी है वहां पर राजस्थान की। तो राणा ने बच्चे के हाथ से उस फकीर को रोटी दिलवाई। तब से ये कहावत थी कि बिलाव की तरह चुप छिपे कौन आया, यो तुरक आयो, यो तुरकियो अकबरियो, वहां की भाषा में आते हैं यो तुरक अकबरियो आयो और रोटी लेकर चल। तो बिलाव तो राजपूतों ने कहा, और 1947 के स्टेट स्पॉन्सर्ड एडमिया ने राजकुमार के 22-23 साल का उसको 3 हाथ से रोटी छीन के ले गया। ये कथा बना दी। ध्यान दीजिए नेहरू का कैसा भीषण राजाओं, अपनी हीनता है, उस वेश है कि लाखों सालों से जो राजाओं की अप्रतिम परंपरा है, तो एयर इंडिया का जो उसने लोगो दिया उसमें राजा को कोर्निश करता हुआ दिखाया। अब तो शायद नहीं है, वो हट गए। निकृष्ट, मैं दो बहुत हिम्मत से कह रही हूं, ऐसी निकृष्ट धर्मद्रोही जड़ से कटे हुए जब लोग सिंहासन पर बैठते हैं तो किस किस प्रकार के निंदित घृणापूर्ण कार्य होते हैं। ऐसे ही कार्य माओ ने चीन में किया, स्टालिन और लेनिन ने किया। नेहरू केवल उनका अनुसरण कर रहा था, जो माओ कर रहा था, जो स्टालिन कर रहा था, जो लेनिन कर रहा था। अब एक कथा और चली, समय है इसको जरूर बता दूं कि साहब इस घटना के बाद महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ और उन्होंने लेकिन इसी कथा के साथ इन्हीं नालायकों को ये भी लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा, कि स्वयं अकबर को भरोसा नहीं हुआ इस चिट्ठी पर। महाराणा प्रताप का कैसा भय है अकबर के चित्त में। इसीलिए वो जो अभी मैंने कहा ना, सिरहाने साफसो वाला जो दोहा कहा, तो अकबर क्या कहता है उसको 2 लाइन में जल्दी जल्दी बता दे। तो अकबर के दरबार में इस पत्र को लेकर कई चर्चा चल पड़ी, और अकबर ने एक प्रमुख दरबारी को कहा, 2-3 कथाएं हैं कि भाई पढ़ के बताओ ये हस्ताक्षर उनका है कि नहीं है। तो वो पृथ्वी सिंह राठौर थे, उनको भी इस पर शंका हुई। तो और वो कवि तो थे ही, तो उन्होंने एक दोहा बनाकर प्रताप जी को भेजा। जबकि पृथ्वीराज राठौर के बाकी सभी हस्तलिखित दोहे मिले हैं सिवाय इस दोहे को, फिर भी इंटरेस्टिंग है। पटकू मूछा पाड़ के पटकू निज तन करद, दीजे लिख दीवान इर्दो महली बात एक। महाराणा प्रताप स्वयं को एक लिंग जी का दीवान कहते। महादेव जी की स्थापना चित्तौड़ में है, उसका दीवान कहते हैं। राजा और सम्राट तो स्वयं भगवान महादेव, ये दीवान शब्द है। तो पृथ्वीराज उर्दू में के पटकू करद की अपने देह दीवान लिख के भेज देने में कौन सी बात सही है। कहते हैं कि उत्तर लिख के आया, हासी मुख पतो इकलिंग उग सी प्राची पतंग। अरे एक लिंग के इस दीवान में को शरीर से तो उसको तुरंत
ही सब लेगा। और ये 1947 के बाद उसको दिल्ली पति, भारत सम्राट, भारत का राजा, भारत पता नहीं कहा बकर 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 कह रहे हैं। इनकी माताएं भी अपने को धिक्कारती होंगी कि ऐसे कुल कलंकों को जन्म दिया जिन्होंने उनके दूध को लजा दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के चारणों भाटों और किंवदंतियों में जहां जहां आप देखेंगे, तुर्कियों, अकबरियों, खुरासानियों, चकतइयों, यही उच्चारण है इन लोगों के लिए। कहीं पर मुसलमान नहीं है, कहीं मुस्लिम नहीं है, कहीं इनके लिए मुगल शब्द नहीं है। बस 5-7 मिनट में बात खत्म कर देती हूँ। सबसे जो खास बात है ये कि इस पत्र व्यवहार की कहीं हस्तलिखियां हस्तप्राय उपलब्ध नहीं है। एक कमाल की बात ये कि ये 1857 तक बहादुर, इसके दिल्ली के स्टेट आर्काइव में बाबरनामा मिलता है, अकबरनामा नहीं मिलता है। राणा प्रताप के हाथ की लिखी हुई वहां नहीं है। जो फिर राज राठौर है, इनके द्वारा रचित सभी रचनाओं की लिखित प्रति वाला दोहा नहीं मिलता है। सबसे जो कमाल की बात है कि अकबरनामा में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। अबुल फजल जो का दरबारी है, झूठ सच का भरा हुआ है, जिस पर आईने अकबरी पर अभी मैं सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर 3 भाषण दे चुकी हूँ, 2-3 और देने वाली हूँ। अकबरनामा में, आईने अकबरी में, दोनों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं लिखा है। और तो और अल-बदायनी ने भी कहीं कोई इसका उल्लेख नहीं किया है। अब 1586 ईस्वी के बाद से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक महाराणा प्रताप लगातार मेवाड़ में राज्य किए हैं। और उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था शुरू की है, वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुरूप स्थापत्य और मूर्ति कला को संरक्षण दिया है, चावंड को नई राजधानी के रूप में विकसित किया है। रामा, सांधु, दुर्सा, आढ़ा, चक्रपाणी मिश्र जैसे कवियों विद्वानों को आश्रय दिया है। चक्रपाणी मिश्र ने कृषि से संबंधित विश्व वल्लभ तथा हेमरत्न सूरी ने गोरा स्थानीय काव्य की रचना के दरबार में की है, निष्ठा की है। चामुंड के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और जैनाचार्य हरिविजय मेवाड़ में आमंत्रित किया है। एक और सुनाएंगे, बस आखिरी 2 है, उसमें एक ही हम सुना, मेरे पास उपलब्ध है अभी। प्रताप की का देहा बहुत प्रतापी कवि हैं, अकबर के दरबार में है। और वो डिंगल छंद अकबर को सुनाए थे। आऊंगी, थोड़ा सा बोल रही हूँ। राण जीती गए, गहलोत का जो राणा है जीती गया, दसन दसी, आगे बताते, दस मुख भरिया नयन तो मृत तापसी, कि गहलोत का जो महाराणा है वो जीत गया है और ये जो अकबर है इसने दांतों के नीचे जीभ दबाया, निश्वास छोड़ा और उसकी आंखों में आंसू भरा। दुर्सा को
क्या नाम है उनका, दुर्सा आढ़ा को अब तो सजा मिलेगी, लेकिन अकबर ने सर झुका के कहा, इन्होंने मेरे मन, अब कहा कि नहीं कहा, जो पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मेरे मन की सच्ची बात कही, कहा या नहीं कहा, लेकिन ये सच है कि दुर्सा आढ़ा को कोई सजा नहीं हुई। ये था महाराणा प्रताप का गढ़ में दरबार, जैसा रावण के दरबार में अंगद पैर रोप के पैर रोप के भगवान के बल और कहते हैं मेरा पैर हिला दोगे तो सीता माता को हम नहीं ले जाएंगे। उनको दृढ़ विश्वास है, दुर्सा आढ़ा को दृढ़ विश्वास है अंगद की तरह कि पिलाने सारे आएंगे, अंत रावण आएगा और रावण का मुकुट अंगद पैर में गिरता है। जी, मुझे लगता है कि शायद दीदी जी का कनेक्शन अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है और पूरी रिकॉर्डिंग में भी कहीं कहीं आवाज उनकी लगातार आ रही थी, लेकिन वीडियो में शायद कुछ समस्या आ रही थी। लेकिन किसी भी तरीके से कंटेंट वाइज अगर हम देखें तो हालांकि यूट्यूब के बारे में ये कहा जाता है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर या बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसी के बाद में लोग उसे देखा भी करते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी सोचते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में वो बहुत बड़े तरीके से सुविधाएं ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास में जो है वो सामने आना किसी भी तरीके से बहुत जरूरी है, व्हाटएवर इट इज, वीडियो फॉर्मेट और इन द ऑडियो फॉर्मेट। तो इन द वीडियो थोड़ा सा माइनस में, लेकिन ऑडियो आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। महाराणा प्रताप के बारे में जो कहा गया है, अगर आपने ठीक कान लगा करके सुना होगा तो आप समझ जाइए कि शौर्य की ये कहानी एक्चुअली बहुत स्वाभिमानी है, बहुत ही अभिमानी है। और ऐसी अभिमानी और स्वाभिमानी कहानी को हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही है जम्बू टॉक्स, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से हमने इसे आपके सामने रखा है। तो चलिए, दीदी जी ने जो अब तक कहा है वो अपने आप में बहुत है, अपने आप में काफी है, और उसी आधार पे आज के कार्यक्रम को हम पूरा करते हैं। आप सभी दर्शकों का ये सहयोग, ये समर्थन, ये प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे लगता है कि दीदी जी वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर उनको अंत में कुछ कहना हो, ये तो नहीं तो हम आज के जी पूरा हो गया। जी पूरा हुआ है दीदी। जी जी ठीक है।